हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। आज अपन ले रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में इससे अपने पहले अपन ने सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी, उसी का अगला पार्ट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन तीन तरह के पढ़े थे अपन ने, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। उसमें लिक्विड सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर अपन यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें फिर आगे आएगा हमारा राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ के बेस पे अपन बताएंगे कि कौन से सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, कौन से नॉन आइडियल होते हैं, और फिर एक टॉपिक है एजेट्रोपिक मिक्सचर। तो अब देखिए, पहले अपन वेपर प्रेशर समझ लें, और ये वेपर प्रेशर जो है आपको एक बार समझ में आ गया तो आगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में बहुत काम आने वाला है। एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें से आजकल तो जो और कमिश्नर एग्जाम होते हैं, चाहे वो पटवारी का ही हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह साइंस के आने लगे। छोटी छोटी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वेपर प्रेशर के बारे में, और एक इस पर डिपेंड करता है, इसको अपन इसमें देखेंगे। 12th और नीट IIT का तो मेन टॉपिक है ही। तो देखिए, पहले इसकी एक बार डेफिनेशन देख लें, उसके बाद इसकी छोटी छोटी बातें हम देखेंगे। इसमें कहा किसी बंद पात्र में निश्चित ताप पर किसी द्रव के वाष्पन और संघनन की साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। अब इसमें कई सारी बातें मैंने अंडरलाइन करी है कि एक तो अपन यहाँ बंद पात्र की बात करेंगे, दूसरा कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेंगे। क्लोज कंटेनर हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो उसमें मान लीजिए कोई लिक्विड भर रखा है, कोई द्रव भर रखा है, और उसका प्योर लिक्विड हो या कोई सॉल्यूशन हो सकता है, वो अपन बाद में बताएंगे। तो कोई सा भी लिक्विड है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया, क्लोज कंटेनर है, तो उसमें पात्र में दो क्रियाएं होंगी, एक तो होगा वाष्पन और दूसरा होगा संघनन। कोई भी लिक्विड ले अपन, कहीं रखा हुआ है, पात्र में रखा, तो उसका वाष्पन अनिवार्य रूप से होता है। लेकिन यदि पात्र खुला हुआ है तो वाष्पन क्रिया हमेशा लगातार चलती ही रहती है, जब तक कि पूरा द्रव समाप्त नहीं हो जाएगा। लेकिन यदि कंटेनर क्लोज है तो वाष्पन क्रिया थोड़ी देर होगी, और क्योंकि ज्यादा जगह वहां पर मिलेगी नहीं वाष्प को, तो वापस वाष्प का संघनन, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो एक बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। इसको अपन ये समझ लें कि हमारे पास ये कंटेनर है, यदि ये ओपन है तो यहाँ सरफेस से कंटिन्यू मॉलिक्यूल ऊपर जाते रहेंगे वेपर बन करके, और पूरा लिक्विड कभी कभी खत्म हो जाएगा। लेकिन यही कंटेनर यदि हम क्लोज कर दें तो ये वेपर जो है ऊपर जाकर के टकराएगी सरफेस से और बनती रहेगी कंटिन्यू वेपर, और जब जगह बिल्कुल कम पड़ जाएगी तो वेपर के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के कंडेंस होने लग जाएंगे और वापस लिक्विड बनाना शुरू कर देंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों चल गई, जिसको अपन वेपराइजेशन और कंडेंसेशन कह सकते हैं। तो अब लेकिन दोनों रिएक्शन हो गई, तो जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो वहां कहीं ना कहीं क्या होती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, साम्य अवस्था आ जाती है। तो ऐसे क्लोज कंटेनर में कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंडेंसेशन और वेपराइजेशन की इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा उस कंडीशन में, यहाँ ऊपर वेपर है, उस वेपर द्वारा इस सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट किया गया, वही क्या कहलाता है? वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है। अब इसमें कई सारी बातें हैं जिनको अपन पॉइंट वाइज और देख सकते हैं। कि शुरू में अपन देखें तो पहले रिएक्शन कौन सी स्टार्ट हुई? हमारे पास शुरू में था क्या? लिक्विड था, तो लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट हुई, वेपर थी नहीं हमारे पास, तो स्टार्टिंग रिएक्शन कौन सी होगी? वेपराइजेशन इसकी पहले रिएक्शन होगी, यानी लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट होगा। तो डेफिनेटली पहले जो वेपराइजेशन की रेट है, रेट ऑफ वेपराइजेशन, वो रेट ऑफ कंडेंसेशन से ज्यादा होगी, वाष्पन की दर संघनन दर से ज्यादा होगी। लेकिन समय के साथ ऐसा होता है कि वाष्पन की दर तो क्या होती रहेगी समय के साथ, विद रेस्पेक्ट टाइम रेट ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीज होगी और रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होती रहेगी। ये घटेगी और वो बढ़ती रहेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों की रेट क्या हो जाएगी? इक्वल, रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाएगी। इसी को अपन क्या कहते हैं? साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम कहते हैं। सिंपल सा यूं समझ लो आप, ये इक्विलिब्रियम टॉपिक में आता है सारा, कि जैसे मान लीजिए कोई सीढ़ियां है किसी मकान में, एक आदमी सीढ़ियों पर से ऊपर आ रहा है और एक आदमी सीढ़ी से नीचे आ रहा है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों आदमी एक ही जगह मिलेंगे यहाँ पर, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन कराएगी। तो एक चीज की रेट कम हो रही है, दूसरी रेट इंक्रीज हो रही है, तो कभी कभी दोनों सेम कंडीशन में आनी है, उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब अब आपको यहाँ पर दोनों रिएक्शन की रेट सेम हो गई, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन की रेट सेम हो गई है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कलर सब कुछ यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। तो ये आ गई वाष्पन और इसकी दोनों की संघनन की साम्य अवस्था। इस साम्य अवस्था पर वो जो इक्विलिब्रियम आ चुका है, यानी अब न तो इसकी वेपर की मात्रा बढ़ रही है न लिक्विड की मात्रा बढ़ रही है, दोनों कांस्टेंट हो चुकी है। तो उस साम्य अवस्था पर जो वाष्प बनी हुई है ऊपर, उस वाष्प द्वारा, उस वेपर द्वारा इस लिक्विड सरफेस पे लगाया गया जो प्रेशर है, इसमें जो नीचे प्रेशर लग रहा है, वही क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। नाम से पता लग रहा है वैसे तो वेपर का प्रेशर है, लेकिन वो हर कंडीशन का नहीं है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन का लेना है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्लोज कंटेनर हो, तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों की
जो इक्विलिब्रियम आएगा उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वेपर द्वारा इस सरफेस पे लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। और इस कंडीशन में मान लीजिए अलग अलग लिक्विड की तुलना करें तो जिसकी वाष्प की मात्रा ज्यादा होगी इक्विलिब्रियम पे उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हुई कि वेपर प्रेशर होता क्या है। अब अपन लेंगे कि डिपेंड किस पे करता है, तो एक एक करके हम समझते हैं कि इस पे किस पे डिपेंड करता है। तो अब अपन देख रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ वेपर प्रेशर कि वेपर प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो है द्रव की प्रकृति, जिस लिक्विड का हम वेपर प्रेशर देखना चाहते हैं उसकी खुद की नेचर पे डिपेंड करना ही करना है। उसकी नेचर से मतलब यहाँ पर यदि कोई भी लिक्विड है उसमें IMF लिखा है मैंने, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, यानी सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्स है, लिक्विड के जो मोलिक्यूल है उनके बीच में कैसा अट्रैक्शन फोर्स है। यदि वो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल इजीली वाष्प में चेंज नहीं हो पाएंगे, तो वेपर कम बनेगी तो वाष्प दाब भी, वेपर कम होगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिन लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, मोलिक्यूल बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है उनकी वेपर कम बनती है तो उनका वाष्प दाब भी कम बनता है। तो ये खुद लिक्विड की नेचर पर भी डिपेंड करता है वाष्प दाब। अपन देखते हैं कई बार कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो हवा में खुला छोड़ते उड़ जाते हैं, जैसे पेट्रोल है, थोड़ी देर खुला छोड़ो बहुत ज्यादा उड़ जाता है, या अपन जैसे कुछ हाथ में लगाएंगे मलहम वगैरह होती है उसका लिक्विड उड़ जाता है, लेकिन जैसे पानी पर रखें उड़ता है लेकिन उतना जल्दी नहीं उड़ेगा। तो ऐसे अलग अलग लिक्विड की नेचर अलग अलग होती है, उसके हिसाब से उनका वेपर प्रेशर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करेगा उसके लिए एक फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, यहाँ लिखा है log P2 upon P1 is equal to delta H upon 2.303 R और 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें देखिए, here P1 and P2 ये दोनों वेपर प्रेशर है ऑन टेम्परेचर T1 एंड T2। T1 टेम्परेचर है तो सपोज प्रेशर P1 है और T2 टेम्परेचर में वेपर प्रेशर P2 है। दूसरा डेल्टा एस क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इक्वेशन हो रही है, रिएक्शन हो रही है तो उसकी जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा डेल्टा एस को बोलेंगे। और चूंकि हमको पता है वेपराइजेशन कब होता है, जब भी वेपर बनेगी तो पहले लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी वेपर बनती है, यानी यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो डेल्टा एच यहाँ पर पॉजिटिव होगा क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वेपराइजेशन, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है। आर सबको पता है, ये आर मतलब रमेश कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है, आर का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल केल्विन होती है। तो ये हो गया आर गैस कांस्टेंट हो गया, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन हो गया। अब अपन बात करेंगे टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करेगा। तो देखिए यदि अपन ऐसा कर लें कि सपोज T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी अपन टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो इसका जो अपन यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे T1 कम है तो उसका जो इनवर्स होगा 1/T1 वो 1/T2 से ज्यादा होगा। ठीक है, T1 कम है लेकिन उसका जो इनवर्स होगा 1/T1 वो 1/T2 से ज्यादा होगा। जब ये 1/T1 ज्यादा है तो इनका जो डिफरेंस आएगा 1/T1 माइनस 1/T2 वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ज्यादा में से आप कम को माइनस करेंगे, ये चीज ज्यादा है ये कम है, ज्यादा में से कम को माइनस कीजिए ये पॉजिटिव आएगा। जब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये तो हो गया पूरा पॉजिटिव। और इधर अपन डेल्टा को पहले क्या कह चुके हैं, पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, ये सब कुछ पॉजिटिव है, यानी इधर का पूरा सॉल्यूशन जो राइट हैंड साइड में लिखा है वो सब कुछ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि log P2 upon P1 ये जो पोर्शन है इज इक्वल टू कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। log P2 upon P1 का सॉल्यूशन पॉजिटिव आएगा। और आप सब जानते होंगे कि ये सॉल्यूशन पॉजिटिव आने का मतलब ये जो वैल्यू है जो log के आगे लिखी है वो डेफिनेटली 1 से ज्यादा है। log में log 1 का मान 0 होता है, उसके बाद जो भी संख्या होती है 1 से बड़ी उन सब की वैल्यू पॉजिटिव होती है और 1 से छोटी संख्या है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर इस चीज का सॉल्यूशन पॉजिटिव आया, इट मीन्स ये P2 upon P1 जो है वो डेफिनेटली 1 से बड़ा है। और ये 1 से बड़ा होने का मतलब ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा और नीचे वाली कम, यानी P2 ग्रेटर देन P1 है ये। तो ये P2 ग्रेटर देन P1 हो गया कब, जब T2 ग्रेटर देन T1 है, यानी हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो प्रेशर भी इंक्रीज हो गया है। इससे अपन कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर प्रेशर डेफिनेटली वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। ये बातें मैंने शॉर्ट में सिंबल के रूप में लिखी है। एक तो ज्यादा कारण क्या है कि लैंग्वेज बिना बात के लिखने से एक तो वीडियो की साइज बढ़ जाती है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है हमको। दूसरा, आपको भी बिना बात को लैंग्वेज रटने से मतलब नहीं है, आपको टेक्निकल बात समझ में आनी चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो
तो वैसे आपको लैंग्वेज जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है सपोज 12th वगैरह में, तो आप अगर ये कोई फंडा याद है तो आप लैंग्वेज अपने मन से बना के लिख सकते हैं इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सारी चीज इसमें मेंशन कर दी है। अब एक बात थोड़ा कई बार दिमाग में आपका आता है कि ऐसा ही इससे बिल्कुल मिलता जुलता फॉर्मूला और होता है, log जो साइड में लिखा है log K2 upon K1 is equal to EA, ये EA है अपॉन R 1 upon T1 minus T2। सर्कल दोनों फॉर्मूले की बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन दोनों थोड़ा सा अलग अलग है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आता है आपको केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में काम आएगा। उसमें क्या है, यहाँ पर अपन एक आरएनएस इक्वेशन पढ़ते हैं, तो आरएनएस इक्वेशन का जब अपन लॉग लेकर के सोल्व करते हैं तो लास्ट में उसका इस फॉर्मूले की डेरिवेशन हो जाती है। इससे पहले बता सकते हैं कि K1 K2 क्या है, ये रेट कांस्टेंट है इस रिएक्शन के लिए, उसकी टेम्परेचर पर डिपेंडेंस कैसी होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। ये इस समीकरण से अपन निकाल सकते हैं। वो सॉल्यूशन हालांकि इसमें भी ऐसा ही होगा सेम, यहाँ प्रेशर है वहां रेट कांस्टेंट है, और ये E है एक्टिवेशन एनर्जी है, R वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो ये फॉर्मूला सर्कल में एक जैसा ही है, इसलिए मैंने साथ में मेंशन कर दिया है ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, अब इसके बाद अपन ले रहे हैं नेक्स्ट कि अपन विलयन शुद्ध द्रव लेते हैं या उसका विलयन लेते हैं तो किस प्रकार वेपर प्रेशर चेंज होता है। अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विलय का प्रभाव, यानी हम एक तो प्योर कोई लिक्विड लेंगे, शुद्ध विलायक बोल सकते हैं अपन उसको, तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर होगा, और एक दूसरे पर कुछ भी विलय मिलाते हैं, सोल्यूट ऐड कर दें, तब उसका जो वाष्प दाब होगा दोनों अलग अलग होंगे। तो उस विलय का उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन बहुत रहता है कि कई बार कैसे बढ़ेगा घटेगा, किताबों में भी आगे पीछे सीक्वेंस ऐसे लिखी होती है कई बार, तो आप इसको ध्यान से देखें। अब अपन यहाँ पर विलय का प्रभाव देखने के लिए दो तरह के सोल्यूशन लेंगे। सोल्यूशन वैसे तो लिक्विड सोल्यूशन ही है, लेकिन विलय दो प्रकार का है, तो उसके आधार पर एक तो जाएगा लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, यानी लिक्विड सॉल्वेंट में सोल्यूट हमने कैसा ऐड किया, लिक्विड ही है, और दूसरा अपन लेंगे लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सोल्यूट होगा। ये जो सॉलिड होगा वो अवाष्पशील होगा, इसकी वेपर नहीं बनेगी, बने मान के चल रहे, और लिक्विड दोनों है तो दोनों की वेपर बनेगी। तो अब इनमें से अपन पहले इसको डिटेल में लेंगे कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन लेने पर वेपर प्रेशर किस तरह से चेंज होता है। तो देखिए अब मैं आपको डिटेल में बता दूं, यहां पर हमने एक शुद्ध लिक्विड लिया, उसका अपना कोई वेपर प्रेशर होता है, ऐसे दूसरा लिक्विड है वो भी शुद्ध अवस्था में है तो उसका भी अपना कोई वेपर प्रेशर है। हर एक लिक्विड का अपना अलग अलग वेपर प्रेशर होता है, लेकिन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या होगा उसको आप समझिए। तो मिक्स करने के बाद क्या है, यहां पर मान लीजिए एग्जाम्पल ले लें, एक ए लिक्विड है हमारे पास और दूसरा बी लिक्विड है, इनमें से एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, वो दोनों चूंकि लिक्विड है तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, वही सॉल्वेंट होगा, इसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट होगा, या अपन मोल फ्रैक्शन के रूप में कह सकते हैं, इसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, इसके मोल फ्रैक्शन कम है वो सॉल्यूट है। लेकिन इनका वेपर प्रेशर कैसा भी हो सकता है, हो सकता है इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो यानी जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था वाला इसके कम क्वांटिटी वाले के से भी कम हो। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज इसका मोल फ्रैक्शन पर ले रहे हैं XB, वो 0.4 है, इसका मोल फ्रैक्शन 0.6 है XB, तो ये इसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा होने का नहीं क्या होगा सॉल्वेंट। लेकिन हो सकता है कि शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब जैसे सपोज 100 है और इसका कितना है 200 है, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। मोल फ्रैक्शन अलग चीज है, वेपर प्रेशर अलग चीज है। तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा वाले का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब कम हो सकता है, ये कम वाले का ज्यादा हो सकता है, और इसका उल्टा भी संभव है कि जिसकी क्वांटिटी कम है उसका वेपर प्रेशर भी शुद्ध अवस्था का कम है, और इसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसका शुद्ध अवस्था का वेपर प्रेशर भी ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि इनका वेपर प्रेशर कैसा भी हो, शुद्ध अवस्था का वेपर प्रेशर कैसा भी हो भले ही, लेकिन हो सकता है कि मोल फ्रैक्शन दोनों सेम हो 0.5 टोटल, तो मोल फ्रैक्शन जो है वो मिलाकर के एक ही आना है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम होगा तो 0.5 ऐसे भी कंडीशन हो सकती है। तो इनमें कैसी भी कंडीशन हो, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसका हमेशा ध्यान रखने की बात है कि दोनों का जो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो दोनों के बीच में आएगा, लेकिन मैं ठीक बीच नहीं बोल रहा हूं। सपोज एक का वेपर प्रेशर 100 है और दूसरे का 200 है, इसका मतलब ये चीज कम वाष्पशील है और ये ज्यादा वाष्पशील है, इसकी वेपर ज्यादा बनती है इसकी वेपर कम बनती है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब दोनों जब मिक्स कर दिया तो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, तो इसके कारण इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और इसके कारण इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। सपोज एक आदमी बहुत, इसको यूं समझ लो कि एक आदमी बहुत ज्यादा शैतान प्रवृत्ति का और एक आदमी बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का, और दोनों में दोस्ती हो गई, घुल मिल के रहते हैं,
तो 100% इस धार्मिक प्रवृत्ति वाले आदमी की धार्मिक गुण जो है वो शैतान वाले कारण थोड़े से कम हो जाएंगे, इसके धार्मिक गुण कम हो जाएंगे और इसके कैसे होगा, शैतान वाले गुण कम हो जाएंगे। ये इसके जैसे होने की कोशिश करेगा और ये इसके जैसे होने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे यहां पर हो रहा है कि इसका 200 है तो वो इसके जैसा होने की कोशिश करेगा, यानी कम की तरफ जाएगा, और इसका 100 है तो इसकी तरफ होने की कोशिश करेगा, यानी वो 100 से इंक्रीज होने की कोशिश करेगा। ठीक, तो यहां पर अब उसको वैसे अपन समझाएं डायग्राम से, तो देखिए क्या होगा। हमने सपोज एक कंटेनर लिया, उसमें 100 वेपर प्रेशर वाला, इसका वेपर प्रेशर 100 है शुद्ध अवस्था में, वो पार्ट शुद्ध द्रव ले लिया, तो सारे जो सतह में पार्टिकल हैं वो सब किसके हैं, 100 वाले के ही हैं, इसके हिसाब से वेपर बन रही है इसकी। आगे अपन इसमें 100 वाला था, अब हमने इसमें एक दूसरा लिक्विड मिला दिया, इसका खुद का शुद्ध अवस्था का वेपर प्रेशर कैसा है 200, इसमें सारे पार्टिकल किसके हैं, सरफेस पे 200 वाले के ही हैं। तो अब अपन इसको इसमें मिक्स कर दिया, तो सरफेस पे क्या होगा, इसको मिक्स करने पर इस 100 वाले के कुछ पार्टिकल हट जाएंगे और 200 वाले आ जाएंगे। सपोज यहां पर पहले टोटल 10 पार्टिकल्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पार्टिकल्स 100 वाले थे। अब जब हमने इसको मिक्स किया तो यहाँ पर सपोज 5 पार्टिकल्स तो किसके रह गए, बीच बीच में 100 वाले के, और 5 पार्टिकल्स किसके आ गए 200 वाले के। तो 100 वाले अभी भी उस हिसाब से वेपर बनाएंगे, लेकिन 200 वाले थोड़े से और ज्यादा वेपर बनाएंगे, यानी इसकी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और यहां पर देखें यानी 100 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। और इधर देखें, मान लो हमने उल्टा कर दिया, यदि हमने 200 वाले में 100 वाला मिक्स कर दिया तो अब क्या होगा, जब शुद्ध अवस्था में था तब सारे पार्टिकल किसके थे 200 वाले। अब लेकिन जब 100 वाला से मिक्स कर दिया तो कुछ पार्टिकल तो यहाँ 200 वाले रहेंगे सरफेस पे, और कुछ किसके आ जाएंगे 100 वाले रह जाएंगे। इट मीन्स पहले सारे पार्टिकल 200 वाले थे, अब थोड़े से 200 आ गए और थोड़े से 100 वाले आ गए, कम वाले भी आ गए। तो कम वाले से वाष्प इसकी कम बनेगी और 200 वाले से 200 जैसी बनेगी, तो कुल मिलाकर इसकी वाष्प क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे आप, मैं कह रहा हूं 100 जिसका वेपर प्रेशर था शुद्ध अवस्था में, उसमें कुछ 200 वेपर प्रेशर मिला दोगे तो वो चूंकि ज्यादा वाष्पशील है तो इसका वाष्प दाब थोड़ा बढ़ जाएगा। और 200 प्रेशर वाले में से 100 वाला मिला दोगे तो सरफेस पे कुछ कण जो है वो कम वाष्पशील के भी आ जाएंगे, तो अब इसका वाष्प दाब पूरा 200 जो होगा बल्कि 200 से कम हो जाएगा। ये है बात। तो जब भी हम, आप एक फंडा ध्यान रखना अच्छी तरह कि जब भी हम दो लिक्विड को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, तो दोनों लिक्विड का ही वेपर प्रेशर प्रभावित होता है एक दूसरे से। यदि हम कम वाले की तुलना में ए और बी हैं, इनमें से ए का वेपर प्रेशर यदि कम है और बी का ज्यादा है, तो दोनों को मिक्स करने पर वेपर प्रेशर जो आएगा ए की तुलना में बढ़ जाएगा और बी की तुलना में घट जाएगा, क्योंकि कम वाले से ज्यादा वाला मिक्स हो रहा है, ज्यादा वाले से कम वाला मिक्स हो रहा है। कह सकते हैं कम वाला ज्यादा वाले को प्रभावित कर रहा है और ज्यादा वाला कम वाले को प्रभावित कर रहा है। तो इसका वेपर प्रेशर जिसका पहले कम था अब उसकी तुलना में टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा था उसकी तुलना में कुल प्रेशर कम हो जाएगा। ये इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इनको अपन किसी भी अनुपात में मिला दें, मात्रा चाहे इसका 1.1 मोल फ्रैक्शन ले लें, इसका 0.9 हो, या 0.01 ले लें, इसका 0.99 ले लें, लेकिन दोनों का वेपर प्रेशर का यही नियम रहेगा कि ज्यादा वाले की तुलना में कुल वेपर प्रेशर विलयन का कम हो जाएगा और कम वाले की तुलना में विलयन का कुल वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि हम दोनों में वेपर जो है मोल फ्रैक्शन दोनों का, ए और बी जो दो लिक्विड हैं, इनके मोल फ्रैक्शन दोनों का 0.5 ले लें, उस कंडीशन में जो इनका टोटल वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, वो दोनों के अलग अलग वेपर प्रेशर का बिल्कुल एवरेज आएगा। दोनों क्या कर रहा हूं, वेपर प्रेशर कितना हो सकता है, इसका सपोज 200 है, इसका 100 है, कितना हो सकता है वो अलग अलग, लेकिन मोल फ्रैक्शन दोनों का सेम है 0.5, तो पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो दोनों के अलग अलग वेपर प्रेशर का एवरेज होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक बीच में आएगा। वो सोल्व करने की जरूरत नहीं। 100 और 200 का एवरेज कितना होता है 150, तो वो एवरेज के बराबर इसका सॉल्यूशन आएगा। तो ये सब कैलकुलेट करके किसने बताया, ये अपन जो वैल्यू मैंने बातें बताई आपको वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताई, लेकिन ये सब बातें एक्चुअली अपन निकालते हैं राउल्ट के नियम से। कौन सा नियम है, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि विलयन के किसी घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। पूरे विलयन में जो दो घटक अपन ले रहे हैं विलय मिलाए, उनका किसी का भी जो एक घटक का जो वाष्प दाब होगा, आंशिक वाष्प दाब,
वो उसके अपने मोल फ्रिक्शन के समानुपाती होता है। जिसका मोल फ्रिक्शन ज्यादा होगा उसका आंशिक वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। ये अराउंड का नियम है। और फिर आगे इसको बढ़ाते हुए लिखते हैं कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो उसके घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसी नियम को लेते हुए अपन दोनों को और आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, जैसे अपन जो लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें एक लिक्विड को लिक्विड ए मान रहे हैं, दूसरे को लिक्विड बी मान रहे हैं। जो भी ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा इसमें। अब अपन इनके अलग अलग कुछ भौतिक राशि देख लें। जैसे मोल है दोनों के, तो लिक्विड ए के मोल है Na, लिक्विड बी के हैं Nb, और उसके मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, x है जो कि Na+Na+Nb होगा, और xb Nb/Na+Nb होगा। अब इनका ये आपको विशेष ध्यान रखना है, शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर प्योर स्टेट जब इनकी होगी, यानी दोनों अलग अलग हैं, तब इनका वेपर प्रेशर ए का मानेंगे PA0 लगा देंगे ऊपर, और बी का होगा PB0। और जब इनको आपस में मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद इनका जो अपना जो पार्शियल प्रेशर होगा विलयन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होगा वेपर प्रेशर, वो PA- अपन लिख रहे हैं, और बी का PB- लिख रहे हैं। कोई सा भी कम ज्यादा हो सकता है। अब राउल्ट क्या कहता है वो है बात। तो राउल्ट ने बताया कि PA- यानी किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो पार्शियली वेपर प्रेशर होगा वो उसके अपने मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूट कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल इट्स मोल फ्रैक्शन। ये राउल्ट ने बताया, यही राउल्ट का रूल है, ध्यान रखें आप। ऐसे दूसरा कंपोनेंट है तो उसका भी अपना पार्शियल वेपर प्रेशर उसके अपने मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो टोटल में उसका हिस्सा ज्यादा होगा उसके वेपर प्रेशर का। ये है कहने का मतलब। अब दोनों को अपन इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट वही मोल फ्रैक्शन होगा, यानी PA' XA PA0। XA क्या लिखा अपन ने, X इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है इनटू उसका शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसके आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा। ऐसे ही बी के लिए अपन कर देंगे XB इंटू PB0। तो ये दोनों का आंशिक वाष्प दाब हो गया पार्शियली वेपर प्रेशर। लेकिन अपन टोटल करना चाहें पूरे सॉल्यूशन का तो दोनों को ऐड कर देंगे, जो अलग अलग कंपोनेंट है उनका जो पार्शियली प्रेशर है उनको ऐड कर दो तो टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी PS=PA' तो राउल्ट नियम तो एक्चुअली यही है। तो इसी को आगे बढ़ा के अपन इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया, PS=PA' और PA' को अपन यहां से लिखना चाहिए वापस, तो PS=XA PA0 XB PB0। ये राउल्ट का पूरा फॉर्मूला हो गया कि आपको इसमें दो कंपोनेंट है, दोनों के अपने अपने शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब है, उनके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब को उनके मोल फ्रैक्शन से गुणा कर दो तो वो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाएगा, और उनके पार्शियल वेपर प्रेशर जो आया उन दोनों को ऐड कर दो तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो अब अपन इस फॉर्मूला को लेकर के आगे इसको और एक्सप्लेन करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, PS=XA PA0 XB PB0। टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपन इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, इसको अपन ढंग से समझने के लिए या अपन सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बहुत डेप्थ में बता रहा हूं, उसको आपको ध्यान से सुने आप। सपोज इसमें x और x भी दोनों बराबर है, ये आपको मतलब न्यूमेरिकल अपन एक एक वैल्यू रखकर के इस पे सोल्व करें, उससे अच्छा आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आंसर किस टाइप का आएगा। तो क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप कमीशन क्लास आप ऑप्शन देख के वैसे पता लगा सकते हो इसका आंसर कितना आएगा, अगर आपको सही सा कॉन्सेप्ट पता है तो उसके लिए बता रहा हूँ कि जैसे x से x भी दोनों बराबर है, दोनों के मोल फ्रैक्शन इक्वल है, तो जो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो डेफिनेटली दोनों के जो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है PA0 प्लस PB0 उसका प्लस करके बाई 2, इट मींस एवरेज के बराबर आएगा। इसका दोनों के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के एवरेज के बराबर ही आएगा यदि दोनों के मोल फ्रैक्शन इक्वल है। इसका जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, सपोज A और B, इसका शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब 100 एटमॉस्फेयर है और इसका 200 एटमॉस्फेयर, मात्रा कुछ भी ले लें आप, वैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, और यदि दोनों का मोल फ्रैक्शन दोनों सेम है तो 0.5 होंगे, तो इनका जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा PS, आप या तो इसमें वैल्यू पुट करके निकालें कि 0.5 इंटू 100, इसका 0.5 इंटू 200 सोल्व करें तो लेते करके जो आंसर आएगा वो दोनों का एवरेज 100 और 200 का एवरेज कितना आएगा 150, ये एटमॉस्फेयर 150 एटमॉस्फेयर का प्रेशर आएगा। तो ये आप अच्छे से ध्यान रख लें, दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम है तो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट के शुद्ध अवस्था के वेपर प्रेशर का एवरेज आएगा, ये पक्की बात है। दूसरा अपन फिर इसमें लें, यदि x से ग्रेटर देन XB यानी A का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो फिर आपको बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि टोटल सॉल्यूशन का इस कंडीशन में कौन ज्यादा है, A ज्यादा है, तो सॉल्यूशन का टोटल जो वेपर प्रेशर होगा वो मैंने लिखा बिटवीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं कंडीशन के लिए कि PS क्या होगा बिटवीन PA0
एंड एवरेज वेपर प्रेशर ऑफ पीए नोट एंड पीबी नोट। आप क्या करें क्वेश्चन में, ये जो शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब उनका एवरेज पहले निकाल के रख लें। तो अब जो आंसर आएगा टोटल पीएस का, वो पीएस क्या होगा, अगर ए का वैल्यू ज्यादा है, ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो एवरेज से थोड़ा सा ए के वेपर प्रेशर की तरफ आंसर होगा। मैं एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा आपका। इसको मैंने इस तरह दिखा कि टोटल वेपर प्रेशर जो होगा सोल्यूशन का, वो उस कंडीशन में खुद पीए नॉट का वेपर प्रेशर और उनका एवरेज जो होगा उसके बीच में होगा। तो इसको मैं एग्जाम्पल से ले रहा हूं, आप देखिए। सपोज ये 100 है और ये 200 इनका वेपर प्रेशर है शुद्ध अवस्था का। अब इसका मैं क्या कर रहा हूं, एक से ज्यादा ले रहे हैं, तो अपन ले लिया इसका 0.6 ले लिया, इसका 0.4 ले लिया। क्या ले लिया अपन, 0.6 मोल फ्रैक्शन, उसका 0.4 मोल फ्रैक्शन है। तो इनका जो टोटल पीएस आएगा वो कितना आएगा। तो ये जो बात मैंने लिखी उसके साथ देखिए आप, ये मैंने क्या कहा, ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, ये लिख दिया अपन ने। तो इस कंडीशन में टोटल वेपर प्रेशर पीए नोट यानी ए के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और दोनों के एवरेज के बीच में आएगा। तो आप सोचिए 100 और 200 का एवरेज कितना था, 150। तो ये तो एवरेज हो गया। और पीए नोट कितना है, 100 ये, और एवरेज हो गया इनका ये। तो अब जो क्योंकि ये ज्यादा है, तो इनका जो टोटल पीएस आएगा वो इसके वेपर प्रेशर 100 और एवरेज 150 इनके बीच में आएगा, जितना भी आएगा। क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसकी तरफ झुका हुआ होगा, ये समझ सकते हो। यानी एवरेज से भी थोड़ा सा इस वाले की वैल्यू भी और अगर आप कैलकुलेट करें तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे 100 ये लिख दिया, इसका पीएस निकालेंगे अपन 0.6 इंटू 100 प्लस 0.4 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 60 प्लस ये कितना हो गया 80 प्लस 60 कितना हो गया 140। तो मैंने क्या कहा कि टोटल वेपर प्रेशर कितना आना चाहिए था, पीएस पीए नॉट और एवरेज के बीच में, ठीक है ना, पीए नॉट एंड पीएस बिटवीन पीए नॉट एंड एवरेज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ पीए नॉट एंड पीबी नॉट। तो एवरेज तो कितना था 150 और पीए नॉट कितना था 100, इनके बीच में आना चाहिए था। तो इनके बीच में आया 140, ठीक बीच में नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इसकी वैल्यू है, जो एवरेज है, उसके बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू आएगी, आपको अंदाजा होना चाहिए। मतलब यानी आप ये ध्यान रखें कि पहले आप दोनों के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब का एवरेज निकाल लें और फिर आप देख लें जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है उसके वेपर प्रेशर और एवरेज के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगी इसकी, उसके अकॉर्डिंग वो ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग पूरा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बनेगा। और यदि मान लो उसको उल्टा करते हैं अपन, इसका मोल फ्रैक्शन हमने 0.6 में क्या कर दिया, 0.4 कर दिया और इसका 0.6 कर दिया। तो अब मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा है, इसका। तो टोटल वैल्यू जो आएगी पीएस की, वो पीएस की इसके वेपर प्रेशर और इनके एवरेज के बीच में आएगी। तो इनका कितना हो गया, देखो 100 को इससे मल्टीप्लाई करें 0.4 इंटू 100 ये हो गया 40 और प्लस 0.6 इंटू 200 ये हो गया 120। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे 40 प्लस 120 तो कितना हो गया 160। तो एवरेज कितना था इनका 100 और 200 एवरेज कितना 150, ये एवरेज तो था 150 और इसका खुद का कितना था 200। तो 200 और 150 के बीच में आया कौन 160, क्योंकि इस समय इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। तो ध्यान रखें, फिर लास्ट में रिपीट कर रहा हूं, यदि दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों के वेपर प्रेशर के एग्जैक्टली बीच में मेंटेनेंस एवरेज आएगा इनका। और यदि दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर नहीं है तो फिर जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है उसकी तरफ आएगा, एवरेज से उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की तरफ आएगा जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। अगर इसका ज्यादा है तो 100 एवरेज से इसकी तरफ आएगा वैल्यू, और इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो एवरेज से इसकी तरफ वैल्यू आएगी। ये आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। तो दोनों ही अगर हम प्रभावित करने वाली बात कहें तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में दोनों ही लिक्विड एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ज्यादा वाला जो है वो कम वाले को ज्यादा कर देता है और कम वाला ज्यादा वाले को कम कर देता है। जिसकी जैसे नेचर है वो उसको उस तरह प्रभावित कर देगा। और यदि टोटल मान की बात करें तो दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम होने पर एवरेज आता है, बिल्कुल बीच में आएगा। और मोल फ्रैक्शन सेम नहीं है तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, उसके मान की तरफ उसकी टोटल वैल्यू आती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना। अब अपन दूसरा लेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखिए दूसरे तरह का जो हमारा सॉल्यूशन है वो है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड का मतलब अब अपन उसको दो कंपोनेंट मान रहे हैं, ए और बी। ए कंपोनेंट सॉलिड है तो सॉलिड को अपन मान के चलेंगे ए वाष्पशील है और बी कंपोनेंट लिक्विड है।
दोनों के मोल फ्रैक्शन तो हम ले सकते हैं एक्स ए एक्स बी, लेकिन शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जो होगा वेपर प्रेशर इन प्योर कंडीशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सॉलिड है, वाष्प से इसकी वेपर बनती नहीं है, तो अपन शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना लेंगे, 0। ध्यान रखें, इसका इंपॉर्टेंट है। और जो बी है उसकी जो पीबी नोट होगा उसको अपन पी नोट कह सकते हैं, तो ए का है ही नहीं कुछ, तो फिर बी लगाने की जरूरत नहीं है, तो पीबी नोट को पी नोट अपन कह सकते हैं। और फिर राउट के नियम के अकॉर्डिंग टोटल अपन पीएस निकालेंगे पूरे विलेन का, तो फॉर्मूला तो वही होगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे पी नोट की, तो वो कितनी होगी, 0। और एक्स बी पीबी नोट को मैंने लिख दिया पी नोट, ये वैल्यू टोटल 0 हो गई, तो इक्वल कितना बचा, पीएस इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नोट, यानी एक्स बी तो क्या हो गया, पूरे सॉल्वेंट के, ये जो लिक्विड है इसको अपन क्या मानना है यहाँ पर, सॉल्वेंट, क्योंकि अपन लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हैं, और ये है सॉल्यूट। तो एक्स बी क्या आया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू पी नोट, ये आया टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इसमें निकल के आता है वो आप देखिए कि एक्स बी ये क्या, तो इसका जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है वो ये कि एक्स बी ये किसी एक कंपोनेंट का मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, और किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन तो हमेशा लेस देन 1 ही होगा, क्योंकि सबके सारे कंपोनेंट का ऐड होकर भी 1 ही आता है, तो एक का तो क्या होगा, एक से कम ही होगा। तो एक्स बी एक से कम है, तो पी नोट को जब एक से कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी पी एस वो पी नोट से भी कम आएगी। इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आता है वैसे भी। सपोज पी एस कितना है 100, अब आपको आप मल्टीप्लाई करो एक से कम का मतलब सपोज 0.9 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई कितना है 90, तो 90 यानी 100 से तो कम ही आया। 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 50, यानी हमेशा ही इस पी नोट से कम ही आएगा पीएस लेस देन पी नोट। तो अपन कह सकते हैं कि जब भी हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में कोई अवाष्पशील सॉल्यूट मिलाएंगे तो उस कंडीशन में वाष्प दाब में कमी ही आएगी। ये क्वेश्चन सीधा कई बार कमीशन में आता है, और वो इसमें आता है कि सपोज आपके पास पानी है और आपने इसमें कुछ चीनी मिला दी या नमक मिला दिया, तो उसके वाष्प दाब को क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सर्फेस लेवल का क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से सीधा पूछ लेते हैं। तो किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट मिलाएंगे, सॉलिड मिलाएंगे जिसकी वेपर नहीं बनती है, तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर में क्या आती है, कमी आती है। इसी को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, जो हमारे आगे चल करके अगला टॉपिक भी है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, अनुसंख्यिक गुणधर्म में। तो ये जो कमी आती है, तो यहाँ तो आप 100% नहीं कह सकते हैं कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है तो उसको सॉल्वेंट में मिलाने पर वाष्प दाब में कमी ही आएगी। लेकिन इससे पहले जब हमने पढ़ा था लिक्विड सॉल्यूशन, वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। वहां आप ध्यान रखें कि वहां दोनों लिक्विड है, तो दोनों लिक्विड में से जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसमें तो कमी आएगी, और जिसका कम है उसमें ज्यादा हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा वाले से कम और कम वाले से ज्यादा आएगा। और यहाँ हमेशा विलेन का वाष्प दाब विलायक से कम ही आना है, क्योंकि तो सॉलिड है तो उसका तो वेपर प्रेशर होता ही नहीं है। ये आप ध्यान रखें। अब इसको अपन आगे चल के न्यूमेरिकल से सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो जैसे अपन एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं न्यूमेरिकल को कि हमारे पास दो कंपाउंड है, एथिल एल्कोहल और प्रोपेल एल्कोहल, दोनों को मिलाकर के हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें एथिल एल्कोहल का शुद्ध अवस्था वाष्प दाब कितना है 300 mmHg, और प्रोपेल एल्कोहल का जो मोल प्रभाव दे रखा मोल फ्रैक्शन वो है 3/5 यानी 0.6 हो गई, और पीबी इसका शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब हो गया 200 mmHg। तो हमको पूछा पूरे विलेन का वाष्प दाब, तो विलेन का वाष्प दाब निकालने की सीधी सी बात है, न्यूमेरिकल करने का हमारा वही फंडा है। ये क्या दिया हुआ है उसके बाद में सोचेंगे, पहले सोचो कि आपको पूछा क्या है। तो क्या पूछा पता लग गया, विलेन का वाष्प दाब। विलेन का वाष्प दाब निकालने के लिए आपको कितने फॉर्मूले बता रखे हैं मैंने, 3-4 हजार, ऐसा तो नहीं है ना, कितने फॉर्मूले बताए, एक ही फॉर्मूला बताया, ले देकर के वही राउंड पैसा को याद कर लो। तो पीएस विलेन का वाष्प दाब आ जाएगा XA PA0 प्लस XB PB। अब आपको देखिए इसमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या आपको पता लगाना है। एक्स है विले का वाष्प दाब, सॉरी विले के मोल पर वाष्प, तो विले यहाँ पर जो कम मात्रा में है वो विले और दूसरा विलायक, या आप कोई जरूरत नहीं है आपको विले विलायक छांटने की, आप तो किसी एक को ए मान लें लिखा हुआ है और दूसरे को बी मान लें। तो आपको यहाँ पर इसका वाष्प मोल फ्रैक्शन लिखना है। अब वो तो इसका मोल फ्रैक्शन दिया नहीं है, लेकिन इस बी का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है XB 3/5 है, इसका मतलब 0.6 हो गया। अब आपको एक कंपोनेंट का यदि मोल फ्रैक्शन पता लग जाए तो दूसरे का बहुत इजीली पता लगा सकते हो, क्योंकि दोनों को मिला के 1 ही तो होता है। तो इसका पता नहीं है तो अपन मान के चले XA प्लस XB इक्वल टू 1, इसमें से XB पता है 0.6 इक्वल 1, तो XA कितना हो जाएगा 0.4, इसको माइनस कर देंगे उधर जाकर के तो 0.4 आ गया। तो XA का जो है 0.4 आ गया इंटू PA0, इसका शुद्ध अवस्था का वाष्प देगा कितना 300, XB इसका पता ही है 0.6,
इंटू इसका शुद्ध अवस्था में कितना दे रखा है 200। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 120 प्लस ये भी 120 और टोटल कितना हो गया 240 mm ऑफ एसिड। तो ये आया पूरे विलियन का मास का 240। अब इसमें आपको एक चीज आपको और बता दूं कि 300 और 200 इस दोनों का एवरेज वेपर प्रेशर कितना होगा 300 और 200 का एवरेज 250 होगा 250 होगा। तो एवरेज अपन देखते हैं यदि एवरेज वेपर प्रेशर तो कितना आना चाहिए था 250, लेकिन एवरेज कब आता है जब दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम होते हैं, लेकिन यहां जाता है इसका 0.6 इसका 0.4 रह गया। तो अब जो वैल्यू आनी चाहिए थी, अगर अपन वैसे सोचे हैं इसको थ्योरेटिकली, तो आप 0.6 और 0.4 इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो टोटल जो वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो इसके वेपर प्रेशर और एवरेज के बीच में आएगा। यानी एवरेज तो है 250 और इसका है 200, तो 200 और 250 के बीच में वैल्यू आएगी जो आ रही है। देखो आप इधर से ये देखिए कितना आ रही है 240। तो कहने वाला आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया लगाना है, हम सोल्व कर रहे हैं, उसके बाद आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हम जो निकाल रहे हैं वो उस तरह से सेट बैठता है कि नहीं बैठता। तो ये इस तरह का इसका बेसिक क्वेश्चन बनता है राउल्ट्स लॉ पे और वेपर प्रेशर पे कि दो अलग अलग कंपाउंड का वेपर प्रेशर गिवन है और फिर का टोटल अपन विलियन का निकाल रहे हैं। दूसरा इसमें मेरे को बनता है, और दूसरी तरह क्वेश्चन बनता है, मैंने उसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है। तो जैसे वो एथिल अल्कोहल एक कंपोनेंट है ए, उसका शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब दे रखा है 300 mm/g। दूसरा प्रोपिल अल्कोहल दूसरा कंपोनेंट है, उसका मोल फ्रैक्शन गिवन है और साथ में दिया पूरा पीएस यानी पूरे विलियन का वाष्प दाब दे दिया 240 mm/Hg और आपको पूछा पीबी नॉट क्या है, यानी पीबी मतलब जो बी कंपोनेंट है उसका शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब पूछा है। तो हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या सोचना है, जो पूछा उस पर गौर करना है। तो क्या पूछा आपसे पीबी नोड यानी किसी एक कंपोनेंट का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब देखा। अब हमको किसी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब का सीधा फॉर्मूला है नहीं हमारे पास। अब थोड़ा सोचें आप कि यहाँ पर आपको शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब निकालना है, तो सीधा फॉर्मूला उसका नहीं है, लेकिन ये जो वाष्प दाब वाली बातें होती है उनके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास पीएस, मूल एक ही फॉर्मूला है जो कि XAPN। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, इसी में से वो क्या गिवन है और क्या पूछा है उस पर गौर करना है। तो पीबी नोट आपसे पूछा है यानी कि आपको ये पूछा है। ध्यान रखें किसी एक फॉर्मूले से एक ही अननोन को आप पता कर सकते हैं, यानी इनमें से अगर आप ये पता करना चाहते हैं इस फॉर्मूले से तो बाकी सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। ये मालूम करना आपको तो ये सब पता होना चाहिए और ये पता करना तो ये सब मालूम होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखें, एक फॉर्मूले से एक ही अज्ञात को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये ज्ञात करना तो बाकी सबका अपन पता लगाएं क्या क्या है। तो पीएस देखिए क्या गिवन है, बिल्कुल देखा 240 mm। तो पीएस दिया हुआ XA एक का मोल फ्रैक्शन नहीं गिवन है, लेकिन XB ये गिवन है 0.6, ये गिवन इसका यही पता ही है, ये 0.6 में कितना है 0.4, ये पता लग गया 0.4। PA नॉट ये भी मालूम है, XB ये पता है 0.6 हो गया और ये पता करना है। कुल मिलाकर आपको ये 240 हो गया, मैं लिख देता हूं यहाँ बराबर, ये हो गया XA 0.4 इंटू PA नॉट 300 प्लस XB 0.6 इंटू PB नॉट मालूम करना। सोल्व करेंगे आप इसको तो इधर आ जाएगा 120 प्लस 0.6 XB और 240। इसको तो माइनस कर लेंगे 120 को, तो 240 माइनस 120 इक्वल टू 0.6 XB। इधर सोल्व करें आप 0.6 XB इक्वल टू ये 120 हो गया रिमेनिंग और XB इक्वल टू 120 अपॉन 0.6 डिवाइड करेंगे आप तो आ जाएगा 200। तो 200 mm इसका आंसर आएगा। इस तरह से आपको किसी दोनों कंपोनेंट का गिवन है तो पूरे सॉल्यूशन को पूछेगा और इस सॉल्यूशन का गिवन है तो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का प्रेशर इससे पूछ सकता है। इस तरह के न्यूमेरिकल है इसमें, और भी आगे जो न्यूमेरिकल होंगे मैं आगे कराऊंगा। अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल है उसमें लिखा है 18 ग्राम ग्लूकोज प्लस 180 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 180 ग्राम वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज हमने मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लिया। तो उसका पीएस पूछा, यानी कि पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ग्लूकोज है वो तो अवाष्पशील है, सॉलिड है, इसका तो वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, और वाटर का वेपर प्रेशर बनेगा, यानी ये सॉलिड लिक्विड मिक्सचर वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। लेकिन फॉर्मूला दोनों में सेम है। आपको क्या पता करना है पीएस, पूरे विलियन का वाष्प दाब पता करना। तो किसको याद करेंगे हम, मेरे को याद नहीं करना, राहुल भाषा को याद करना है। तो पीएस इक्वल टू XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। अब आपको वही अलग अलग कितने कितने आप पता कर लें। XA तो
एक्स है तो यहाँ पर ग्लूकोज का सॉलिड जो अपन उसको ए मान लें और बी आप लिक्विड को मान लें। ए का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, दूसरा पी ए नॉट। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकाल भी लेंगे तो कोई ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि आपको पी ए नॉट ये सॉलिड स्टेट में जो है सॉल्यूट उसका पी ए नॉट 0 होगा, तो उसको आप एक्स ए इंटू 0 कर देंगे तो उसको कैलकुलेटर को आपको फायदा नहीं है। प्लस एक्स बी ये है पूरे का सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन एक्स बी इंटू पीबी नॉट। पीबी नॉट यानी सॉल्वेंट का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। सॉल्वेंट के हमारे पास वाटर, इसका शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब यहाँ गिवन नहीं है तो उसको आप लर्न कर लें। यदि वाटर का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब नहीं दिया हो तो उसको 760 mm ऑफ Hg मान ले। एटमॉस्फेयर में एक एटमॉस्फेयर कह सकते हो, मैंने बताया था एक वीडियो में शुरू में ट्रिक बताई थी, एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। तो ये आपको नहीं गिवन हो तो ये मान लो यहाँ पे, तो ये 760, तो यहाँ तो पीबी नॉट की वैल्यू कितनी होगी 760। कुल मिला के आपको फिलहाल एक्स बी कैलकुलेट करना है, उसको 76 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीएस आ जाएगा, यानी पीएस इज इक्वल टू एक्स बी इंटू 760। अब एक्स बी डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनका मास गिवन है तो कोई बात नहीं, हमने पहले सीख रखा है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन बी क्या है, इस बी के मोल, और एन ए क्या है, ए के मोल। अब मोल भी गिवन नहीं है, हमको मास गिवन है, तो मोलिकुलर वेट से अपन निकालेंगे मास अपॉन मोलिकुलर वेट, डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू ऑफ बी अपॉन डब्ल्यू ये ए हो जाएगा, सॉरी डब्ल्यू बी अपॉन एम डब्ल्यू बी, ये डब्ल्यू ए अपॉन एम डब्ल्यू ऑफ ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम डब्ल्यू ऑफ बी। इसको आपस में ऊपर कर रहा हूं, तो एक्स बी पर कैलकुलेट करेंगे तो डब्ल्यू भी यानी है वाटर का वेट हो जाएगा, यहाँ पर कितना देखा था 180 और वाटर का मोलिकुलर वेट 18 अपॉन ग्लूकोज का वेट हो गया 18 ग्राम और उसका मोलिकुलर वेट 180 प्लस 180 अपॉन 80 वाटर का, ये ऊपर आएगा 10 अपॉन ये हो गया 0.1 प्लस 10 इक्वल टू 10 अपॉन 10.1। ये मोल फ्रैक्शन है किसके, एक्स बी की। एक बार आप हर बार कैलकुलेट कर चेक भी कर लें कि वैल्यू लेस देन 1 ही होनी चाहिए, तो 10 में 10/1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा। अब हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर फॉर्मूले में, पी एस इज इक्वल टू एक्स बी इंटू 760, तो पी एस इज इक्वल टू एक्स बी इंटू 760। एक्स बी कितना आया 10 अपॉन 10.1 इंटू 760। अब देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आ रहा है तो आप एग्जैक्ट करने के चक्कर में भले नहीं पड़े, यहाँ वैल्यू 10 है और ये 10.1 यानी कि 10 से कितना ज्यादा 0.1 ज्यादा है, यानी ये कैंसिल होकर के एक से थोड़ी सी बड़ी चीज आएगी और एक से थोड़ी सी बड़ी संख्या से इसमें भाग देंगे तो इसे थोड़ा सा एक छोटा आंसर आएगा, यानी 760 से छोटा सा आंसर देगा, थोड़ा सा कम करके आपको आंसर आप यहाँ पुट कर सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 750 के आसपास आती है, आप कैलकुलेटर से एग्जैक्ट करके देख सकते हैं। बाकी अगर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप आसानी से, आपको पता है कि इसको अपन कैंसिल करने के बाद आराम से 760 से जस्ट छोटा सा आंसर आएगा। ठीक, अब इसका जो अपन कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो है पीएस कितना आया 752 और वाटर का शुद्ध अवस्था में कितना था पीबी नॉट 760। ये गौर करने वाली बात है, यानी दाब इसका 760 था और उसमें वो ठोस विलय मिलाया आपने ग्लूकोज, उससे वो कितना हो गया 752 ही रह गया, यानी कम हो गया है। तो ये निश्चित बात है कि जब भी आप किसी विलायक में ठोस विलय मिलाएंगे तो उसके वाष्प दाब में कमी ही आएगी, इसको वाष्प दाब में अवलंबन कहते हैं। तो वो अपन आगे बढ़ेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, लेकिन ये निश्चित है कि शुद्ध वाष्प में विलायक में ठोस विलय मिलाने पर वाष्प दाब में कमी आती है। ठीक है, इसके बाद अपन अगले वीडियो में लेंगे राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श और अनादर्श विलयन, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।